बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, इस कहानी की इससे पहले आप 37 किस्तें सुन चुके हैं। अब 38वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। और यही वजह थी कि उसने मेरी वापसी पर जोर दिया था। ये भी मुमकिन था कि उसे इस बारे निक स्टीवर्ट की मौत से पहले ही पता चल गया हो और मुझे ज़हनी इंतशार से बचाने के लिए उसने ये खबर अपने तक महदूद रखी हो और बाद में शर्मिंदगी की वजह से इजहार न कर सका हो। इन तमाम उलझनों से मुझे सरदार खान ही निकाल सकता था। मैं एक बार सरदार के घर जा चुका था और उस वक्त जो मेरी दिमागी हालत थी, उसके बाद औरंगजेब साहब की नसीहत पर अमल करना एक मजाक ही था। रावलपिंडी से सरदार के गांव तक मैं 2.5-3 घंटों में पहुंच गया था। उसके घर के सामने कार रोककर मैं नीचे उतरा। दोपहर के 6 बज रहे थे। दरवाजे पर दस्तक देते ही एक छोटा सा लड़का दरवाजे पर आया। मैंने पूछा, सरदार खान घर पर है? उसने इस बात में सर हिलाया, हाँ मामूजान घर पर ही है। उसके साथ ही उसने अंदर की तरफ रुख मोड़कर हाँक लगाई, मामूजान आपका मेहमान है। दरवाजे की तरफ खटपट की आवाज आई, जैसे कोई बैसाखियों पर चल रहा हो। मेरा दिल जैसे डूबने लग गया था। छोटे बच्चे ने दरवाजे का एक कवाड़ खोल लिया था और फिर सरदार खान मेरे सामने हुआ। मुझे देखते ही वो सुन्न हो गया था। कोई लफ्ज मुंह से निकाले बगैर हम एक दूसरे को घूरते रहे। वो पहले से काफी कमजोर हो गया था। दाईं टांग पर घुटने से नीचे प्लास्टर चढ़ा हुआ था। बाईं टांग अलबत्ता महफूज थी। उसके चेहरे पर अच्छी खासी दाढ़ी भी नजर आ रही थी। मोहसिन बेटा, बैठक का दरवाजा खोलो, अपने भांजे को कहकर वो मेरे करीब हुआ और फिर वो मेरी बाहों में था। चंद बाद हम बैठक में आमने सामने बैठे थे। मैं उससे कोई सवाल पूछने की जुर्रात नहीं कर पा रहा था। वो भी खामोश बैठा था। थोड़ी देर उसी खामोशी में गुजर गई। गुफ्तगू की इब्तिदा सरदार ने की। लिजोना की कॉल आई थी। वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार है, शायद महीने 1.5 तक यहाँ पहुंच जाए। ये खुशी की खबर सुनाते हुए भी मुझे लग रहा था कि जैसे वो रो रहा हो। मैं खामोश बैठा रहा। वो दोबारा बोला, उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और अब पाकिस्तान आने के लिए कागजी कार्रवाई कर रही है। उसकी ये बातें एक ऐसी ही कोशिश लग रही थी जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद करके जान बचाने की कोशिश करता है। उसी असना में उसका कम सिन भांजा ट्रे में शरबत का जग और 2 खाली गिलास रखे अंदर दाखिल हुआ। बड़ी मुश्किल से उसने ट्रे उठाई हुई थी। ट्रे मेज पर रखकर वो बाहर निकल गया। मुझे सख्त प्यास महसूस हो रही थी, मगर मैंने जग को हाथ भी नहीं लगाया था। क्या हुआ था? मेरे मुंह से फंसी फंसी आवाज बरामद हुई। अभी तक मुझे ये पूछने की हिम्मत नहीं थी कि पलवैशा कहाँ और किस हाल में है। मैं कुछ देर मजीद खुद को खुशफहमी में मुब्तला रखना चाहता था। मेरी बात सुनकर सरदार किसी गहरी सोच में खो गया। मेरी नजरें जमीन पर गड़ी थी और दिल से दुआएं निकल रही थी कि सरदार के मुंह से कोई तसल्ली आमेज बात निकल जाए। वो कह दे कि बस यार, बड़ी मुश्किल से हम दोनों की जान बची है या हम मरते मरते बचे हैं। इसी तरह की कोई बात सुनने के लिए मेरा पूरा वजूद हमतन गोश हो चुका था। सरदार की खामोशी तूल पकड़ने लगी। मैंने भी उसे बोलने पर नहीं उकसाया था, बस इंतजार की अजियत को बर्दाश्त करता रहा। वो बहुत पुरज़म थी। उसे मुकम्मल यकीन था कि वो अपने राजू की बेगुनाही के सबूत जरूर हासिल कर लेगी। कहती थी, सरदार भाई जान दे दूंगी मगर सबूत हासिल किए बगैर नहीं लौटूंगी। नसरुल्लाह खान खोजल खेल के घर से हमें तुम्हारे रखवाए हुए हथियार मिल गए थे। कमांडर नसरुल्लाह ने अफगानिस्तान के रास्ते की तरफ हमारी रहनुमाई कर दी थी। अंगुराड़े से हम सरहद तक पहुंचे, मगर फिर उसका इरादा तब्दील हो गया। कहने लगी कि अफगानिस्तान जाकर टामक टूया मारने से बेहतर है कि यहाँ से किसी दहशतगर्द के ग्रुप में शामिल होकर वहां पहुंचे। इस तरह अल्बर्ट ब्रोक वगैरह को ढूंढने में आसानी रहेगी। उसे सबसे ज्यादा उम्मीद जेनिफर के मिलने की थी। उसे यकीन था कि जैनी उसकी जरूर मदद करती। सरहद के करीब जाकर हम वापस पलट आए थे। अपनी शक्ल छुपाने के लिए उसने हल्की हल्की मूछें और दाढ़ी चेहरे पर चिपका कर सर पर पगड़ी लपेट ली थी। मैंने बाल कटवाने का मशवरा दिया तो कहने लगी, भाई क्यों अपने दोस्त से पिटवाना चाहते हैं? राजू ने मना कर दिया हुआ है और आप जानते हैं ना कि उनकी किसी बात को टालना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मेरा चेहरा चूंकि दहशतगर्दों के लिए नया था, इसलिए मैंने हुलिया तब्दील करने की कोशिश नहीं की थी। उसका मंसूबा शुमाली वजीरिस्तान में दिगान के मलिक गुलबदीन के पास जाकर काम हासिल करने का था, क्योंकि उसे मालूम हुआ था कि मलिक गुलबदीन भी अमेरिकन का खास पुरजा था। उसने मामू के घर जाकर अपने दूर शरीक भाई के बारे मालूमात हासिल की, क्योंकि उसके जरिए हम दहशतगर्दों में जगह बना सकते थे। मालूम हुआ कि वो एक दिन पहले ही तोरे खार रवाना हुआ है। स्नाइपर राइफल उसके मामू के घर छोड़कर हमने भी वैगन में बैठकर तोरे खार का रुख किया। वो राइफल हम दहशतगर्दों में जगह बनाने के बाद वहां से बासानी ले सकते थे। तोरे खार का मलक फिरोज अब सनोबर खान के बाद दहशतगर्दों का करता धरता है, लेकिन जनूबी वजीरिस्तान में पलवैशा और आपने बहुत काम किया था, इसलिए हुलिया तब्दील करने के बावजूद वो मलक फिरोज के पास काम हासिल नहीं करना चाहती थी। अलबत्ता उसकी बैठक में एक बार जाकर अपने भाई का पता मालूम करना इतना मुश्किल नहीं था। हम दोनों दोपहर के वक्त तोरे खार पहुंचे थे, लेकिन उसकी बैठक में घुसते ही अजीब सूरत हाल का सामना करना पड़ गया था। उसे एक अनोखा इत्तफाक ही कहा जा सकता है
है कि तुरे खार के सरदार फिरोज खान के हमरा राजपाल बैठा कह के लगा रहा था। वही हिंदू राजपाल जिसने अपने साथ अमेरिका में स्नाइपर कोर्स किया था। जब तक मैं अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करता उसने मुझे पहचान लिया था। पहचानते साथ ही उसने फिरोज खान से पूछा कि पाकिस्तान आर्मी का जवान उसकी बैठक में क्या करने आया है। उसकी बात सुनते ही फिरोज खान चौंक कर मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ और तब तक मैं एक नतीजे पर पहुंच गया था। वहां गिरफ्तारी देने का मतलब खुद को ज़िबा कराना था। पलवैचा को भी सूरत हाल की संगीनी का एहसास हो गया था। मैंने फौरन कंधे से लटकी क्लैशनकोफ उतार कर सेफ्टी लीवर ब्रस्ट पर लगाते हुए ट्रैकर दबा दिया। मेरा निशाना राजपाल ही था। मरने से पहले कम अज कम एक दुश्मन से तो जान छूट जाती। राजपाल छाती में गोली खाकर तड़पने लग गया था। फिरोज खान के आदमी एक लम्हे के लिए हक्का बक्का रह गए थे। उस वक्त पलवैचा ने मुझे बाहर की तरफ खींचा और हम भाग कर बैठक से बाहर निकल आए। पैदल भागकर जान बचाना नामुमकिन था और खुशकिस्मती से वहां 3-4 गाड़ियां खड़ी थीं। पलवैचा ने फौरन एक डबल कैबिन का शीशा तोड़ा और अंदर घुसकर एक्सटेंशन के तार जोड़कर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। इस दौरान मैंने बैठक के दरवाजे से बरामद होने वाले 2-3 दहशतगर्दों को अपना शिकार बना लिया था। बाकी दरवाजे की आड़ ही में फायरिंग का जवाब देने लगे। पलवैचा ने डबल कैबिन स्टार्ट करते ही मेरे लिए अगली नशिस्त का दरवाजा खोला और मेरे बैठते ही गाड़ी भगा दी। उस डबल कैबिन के साथ खड़ी हुई 2 गाड़ियों के टायर फाड़ कर मैंने वक्ती तौर पर नकारा कर दिया था, मगर उनके पास बैठक में और गाड़ियां मौजूद थीं। दुश्मन की 3 गाड़ियां हमारे ताक़ुब में थीं। पलवैचा बड़ी महारत से गाड़ी भगाई जा रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया था कि हम किसी काबुल खान महसूद के पास विश्राम जा रहे हैं। तीनों गाड़ियां पूरी कोशिश के बावजूद हमारे करीब नहीं पहुंच पाई थी। वो बिला शक व शुबा एक बेहतरीन ड्राइवर थी, लेकिन फिर हमारी बदकिस्मती का ज़हूर हुआ। उस वक्त हम विश्राम के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे और बिल्कुल ठीक जा रहे थे कि अचानक सड़क पर एक छोटा बच्चा अचानक ही हमारी गाड़ी के सामने आया। पलवैचा ने स्टीयरिंग को बाएं जानब काटा। गाड़ी कच्ची सड़क के किनारे एक बड़े पत्थर से टकराई और लड़कियां खाते हुए नशीब में गिरने लगी। मेरे दिमाग में जो आखिरी एहसास जिंदा है वो यही है कि मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर छलांग लगाई थी। उसके बाद मेरी आंख अस्पताल में खुली थी। मेरे सर पर गहरी चोट लगी थी और मुझे करीबन महीना बाद होश आया था। मैं पेशावर के एक अच्छे अस्पताल में दाखिल था। मुझे वहां लेकर आने वाला काबुल खान महसूद था। वो पलवैचा का मुंह बोला भाई था। उसकी जुबानी मुझे बाकी का वाकयात मालूम हुए। हादसा होते ही वहां लोग इकट्ठे हो गए थे। दुश्मन शायद हमारी मौत की तसल्ली करके ही वहां से हटने, मगर मेरी खुशकिस्मती कह लो कि इस्लाम के लोगों ने पलवैचा को फौरन ही पहचान लिया था। वो हादसे के बाद भी होश में थी। वो सबसे पहले हमें वादा ले गए, मगर वहाँ कोई ख़ास अस्पताल तो मौजूद नहीं है, इसलिए एम्बुलेंस करवा कर बन्नू और फिर वहाँ से साफ जवाब मिलने पर पेशावर ले आए थे। वो हादसे के हफ्ता बाद तक जिंदा रही और फिर सरदार ने आंखों में आई नमी साफ की और गुलगेर लहजे में बोला। उसने काबुल खान को बता दिया था कि वो अपनी बहन सबू गमाए के पहलू में दफन होना चाहती है। होश में आते ही मुझे काबुल खान ने सारी बात तफसील से बताई। उसने शनाख्ती कार्ड के जरिए मेरे घर वालों का पता मालूम करने की कोशिश की थी, मगर मेरी जेब में तो नकली शनाख्ती कार्ड था, इसलिए उसे कामयाबी नहीं हुई थी। पलवैचा भी हादसे के बाद थोड़ी देर तो होश में थी, लेकिन उसके बाद वो मुसलसल बेहोश रही थी। बस हमें छोड़ने के फैसले पर अमल करते वक्त उसे चंद लम्हों के लिए होश आया था और काबुल खान के सामने अपने दफन की वसीयत करके वो चली गई, कभी ना आने के लिए। मैंने होश में आते ही औरंगजेब साहब से बात की। वो मेरे वापस ना आने की वजह से परेशान थे। उसके हुक्म पर मुझे फौरन ही CMH पेशावर में मुंतकिल कर दिया गया था। मैंने काबुल खान का शुक्रिया अदा करके उसे रुखसत किया। मेरी टांग वगैरह तो सिविल अस्पताल वालों ने प्लस्तर चढ़ा दिया था। CMH वालों ने मुझे चंद दिन रखकर सिक लीव, फौज में किसी बड़ी बीमारी या हादसे वगैरह का शिकार होने वाले शख्स को मिलने वाली छुट्टी पर घर भेज दिया, और तब से मैं यही हूँ। सरदार की बात खत्म हो चुकी थी। मैं कहीं दूर खला में देख रहा था। न मेरी आंखों में आंसू थे और ना दिमाग किसी सोच पर मुरतकज, जाने क्या सोच रहा था। राजे, सरदार ने मुझे आवाज दी। मैंने कहा दिमागी की उसके चेहरे पर निगाह डाली, मगर मुंह से कुछ न बोला। राजे, वो चली गई है यार, मेरी चनारे की तरह तुम्हारी पलवैचा भी चली गई है। पता नहीं ये औरतें ऐसा क्यों करती हैं। जब उन्हें पता चल जाता है कि उनके बगैर शोहर का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, तो अपनी अहमियत जताने के लिए ये मरने से भी दरेग नहीं करती। मैं कुछ नहीं बोला था। सरदार बताने लगा, उसने अपनी मौत की खबर माँ और आपके घर वालों तक पहुंचाने से मना कर दिया था। उसने वाज़ेह अंदाज में बता दिया था कि सबसे पहले उसकी मौत की बाबत तुम्हें इत्तला दी जाए और फिर बाकी तमाम को आप खुद ही बता देंगे। जब काबुल खान महसूद ने तुम्हारा पता कराया तो उसे मालूम हुआ कि तुम 2-3 दिन पहले ही अफगानिस्तान से चले गए हो। वो तुम्हारे घर जाकर पलवैचा की माँ को मिला था। बहाना उसने ये बनाया था कि पलवैचा उसके पास थोड़ा सामान छोड़कर आगे अफगानिस्तान चली गई है।
तभी पलवैसा की माँ ने उसे तुम्हारे अफगानिस्तान जाने के बारे बता दिया। उसके बाद उसे तो हिम्मत न हुई तुम्हारे घर वालों को इत्तला देने की, और ना मुझे हिम्मत हुई, क्योंकि जब मुझे होश आया तो वो कब की दफन हो चुकी थी। मेरे दिमाग में साई साई हो रही थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया था। मेरे बदतरीन अंदेशे हकीकत का रूप धार चुके थे। एक दफा पहले भी वो मुझे छोड़ चुकी थी और अब दोबारा उसने वही किया था। पहले भी वो अपनी माँ और भाई की वजह से मजबूर थी और अब उसके पास मोहलत खत्म हो चुकी थी। मुझे मुसलसल चुप देखकर सरदार खान ने कहा, यार कुछ तो बोलो, खामोश क्यों हो? लेकिन मेरे पास अल्फाज खत्म हो चुके थे। समझ में नहीं आ रहा था कि सरदार को क्या कहूँ, गिला करूँ या तसल्ली दूँ, कोसूं या नजरअंदाज कर दूं। उसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन इंसान को दिल की भड़ास निकालने के लिए कोई हदफ तो चाहिए होता है ना। अपने नुकसान का जिम्मेदार किसी को तो ठहराना होता है ना। मौत एक अटल हकीकत है, लेकिन दिलो दिमाग तो मौत से बचने के कई बहाने तराशते हैं। अगर यूं ना किया होता तो यूं हो जाता, और बहाना गया होता तो ऐसा ना होता। ये कर लिया होता तो जान बच सकती थी, वगैरह वगैरह। हालांकि ये सब पछतावे को बढ़ाने वाली बातें हैं। मैं बेकसूर हूँ राजा, मैं बेबस हो गया था। मैं उसे कभी भी मरने न देता, दुनिया की हर ताकत से टकरा जाता, मगर अफसोस अजराइल से तो मुकाबला नहीं किया जा सकता था ना। मैं चुपचाप उठकर बैठक के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सरदार ने मुझे पुकार कर रोकने की कोशिश की, मगर मैं दरवाजे से बाहर निकलकर कार में बैठ गया। उसके बैठक के दरवाजे तक पहुंचने से पहले मैं कार आगे बढ़ा चुका था, और फिर मुझे मालूम न हुआ कि कैसे मैं बगैर किसी हादसे के घर तक पहुंचा था। मुंतशिर सोचे, बिखरे ख्याल, अजियत भरे एहसासात, आंखों से बहता पानी और दर्द गम से बोझल दिल के साथ ड्राइविंग करना इतना आसान भी नहीं था। घर का दरवाजा बंद था। दस्तक के जवाब में अब्बू चांद ने दरवाजा खोला था, और उनकी शफकत भरी आगोश में सर छुपाते ही मेरे बंद होंठों से दर्द भरी सिसकियां बरामद हुई। अब्बू जान घबरा गए थे। क्या हुआ बेटा? अब्बू जान की आवाज में छुपे अंदेशे गैर मुतवक्का नहीं थे। वो चली गई है अब्बू जान, और मुझे छोड़कर चली गई है। उसके साथ निभाने के सारे वादे और कस्में झूठी थी। तमाम मूर्तें एक जैसी होती हैं। अब्बू जान ने मुझे जोर से अपने साथ भेजते हुए पूछा, कहाँ चली गई है बेटा? किसके साथ गई है? मैंने अजियत भरे लहजे में जवाब दिया, अकेली गई है अब्बू जान, ऐसी जगह जहाँ से कोई लौटा नहीं करता। हम दरवाजे के सामने ही खड़े थे। मौसम ऐसा था कि घर वालों ने चारपाइयां सहन में बिछाई हुई थी। अब्बू जान मुझे साथ लिपटाए हुए चारपाइयों की तरफ बढ़ गए। अगले 2-3 लम्हों में पलवैसा की माँ और फूफो जान को पलवैसा की मौत के बारे मालूम हो चुका था। फूफो जान दहाड़े मारती हुई मुझसे हाथ लिपटी थी। आन की आन में तमाम माहौल मातम ज़दा हो गया था। सिर्फ पलवैसा का मासूम भाई अदील बेखबर पड़ा सो रहा था। उसके अलावा रात भर कोई भी नहीं सोया था। मैं घुटनों पर सर टेके बंद आंखों से उसके साथ गुजारे लम्हात को फिल्म की तरह देखता रहा। कोई पल भी तो मुझे नहीं भूला था जिस वक्त वो पहली बार मेरे सामने आई, और जब मैंने आखिरी बार उसे गले से लगाते हुए उसकी कुशादा जमी पर आखिरी बार मोहरे मोहब्बत शब्द की। उन लम्हात के दरमियान में मौजूद हर लम्हा, हर पल और हर घड़ी मेरी यादाश्त में महफूज थी। उसके प्यारे हाथों ने मेरे जिस्म को जिस जिस जगह पर छुआ था, उस लम्स की गर्मी अब तक ताज़ा थी। उसके सांसों की महकती खुशबू उस वक्त में मेरी कुव्वत शामाएं महसूस कर सकती थी। उसकी मधुर आवाज़ मेरी समातों में जिंदा थी। उसका चांद सा रोशन मुखड़ा मेरी बसारतों के सामने था। उसकी शोखियाँ, शरारतें, मोहब्बत भरे गिले शिकवे, नाज़ व अता, कुछ भी तो नहीं भूला था। और भूल भी कैसे सकता था? कोई सांस लेना भी भूल सकता है क्या? मैं एक पल भी जो भूलूं तुझे तो मर न जाऊं। तुम्हारी याद का पहरा है मेरी सांसों पर। सुबह की अजान सुनकर अब्बू जान ने मेरे सर पर शफकत भरा हाथ रखते हुए कहा, नमाज पढ़ लो बेटा। और मैं खामोशी से गुसल खाने की तरफ बढ़ गया। वुजू करके हम मस्जिद की तरफ बढ़ गए थे। वापसी पर अदील जाग गया था। मुझे देखते ही वो खुशी से चहकता हुआ मेरे साथ निपट गया था। वो पलवैसा को बहुत प्यारा था। उसके सुर्ख सफेद मुलायम गालों को पलवैसा के हयात अफरी लबों से इत्तिसाल की शहादत हजारों बार हासिल हो चुकी थी। मैं बेसाख्ता उसे चूमने लगा। उस मासूम को कुछ पता नहीं था कि घर पर क्या क़यामत बीत चुकी थी। उसने छूटते ही अपनी बाजी का पूछा था। मैं उसका सवाल नजरअंदाज करते हुए पूछने लगा, मेरा बेटा स्कूल जाता है या नहीं? हाँ लाला जान, स्कूल तो जाता हूँ, और अब मुझे पंजाबी में बात करना भी आ गया है, उसने फकरिया लहजे में बताया। तो किस क्लास में हो? मैं उसका ज़हन बटाने के लिए मुसलसल सवाल करने लगा ताकि उसे सवाल का मौका ना मिले। इस दौरान फूफो जान उसके लिए नाश्ता ले आई। पलवैसा की माँ घुटनों में सर दिए गुमसुम बैठी थी। पलवैसा उसकी बेटी नहीं बेटा थी। वो बहुत हिम्मत, जुरात और हौसले वाली थी।
उसने हमेशा माँ और छोटे भाई की हिफाजत की थी और अब वो नहीं रही थी। यकीनन मुस्तकबिल के अंदेशे भी उसके ज़हन में मौजूद होना थे कि पलवाशा के जाने के बाद उसका हमारे घर में रहने का कोई जवाज नहीं बनता था। ये और बात कि मैं उन्हें किसी सूरत घर से दूर जाने की इजाज़त नहीं दे सकता था। पलवाशा अपने छोटे भाई को आला तालीम दिलाने की ख्वाहिशमंद थी और उसकी ये ख्वाहिश मैं हर सूरत पूरी करना चाहता था। फूफो जान से नाश्ता लेकर मैं आदिल को नाश्ता कराने लगा। उसने एक बार फिर अपनी बाजी के बारे में पूछा, जिसे मैं आए बाएं टाल गया। उसे तैयार करके मैंने स्कूल भेज दिया। दोपहर तक पलवाशा की मौत की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। मर्द बैठक में आकर ताज़ियत करने लगे, जबकि औरतों की आमद से हमारा सहन भर गया था। मैं कमरे में घुसा रहा। ये वही कमरा था जहां मैंने उसे आखिरी बार गले लगाया था। उस वक्त वो दुल्हन के रूप में कयामत ढा रही थी। उसकी रेशमी कलाइयों में कंगन पहनाकर मैंने उसे तसल्ली दी थी। वो मेरे साथ चलने पर बजिद थी। मैंने हसरत भरे लहजे में सोचा, मैं उसे साथ ले गया होता तो शायद वो बच जाती। उजला अरूसी को फूफो जान ने खूब सजाया था और अब तक वो सजावट उसी तरह मौजूद थी। मेरे जाने के बाद पलवैसा ने घर में चंद दिन से ज्यादा नहीं गुजारे थे। उसके बावजूद वो बेड उसके बदन की खुशबू से महक रहा था। दोपहर को अवैस अपनी बीवी इरम के साथ मेरे कमरे में आ गया। मियाँ बीवी ने दुखी दिल के साथ ताज़ियत की, मुझे हौसला दिया और थोड़ी देर बाद बैठकर हमदर्दी भरे कलमात से मुझे तसल्ली देकर रुखसत हो गए। गम जितना भी बड़ा हो सदा नहीं रहता, दुख कितना ही ज्यादा हो वक्त की गर्द उसे अपनी लपेट में लेकर भूला बिसरा कर देती है। अजियत की इंतहा अगर वक्त बीतने के साथ राहत में नहीं भी ढलती, तब भी अजियत में पहले जितना दमखम बाकी नहीं रहता। बिछड़ने वाला जितना भी प्यारा हो, उसके दूर जाने की हकीकत को तस्लीम कर लेना पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को भी पलवाशा की जुदाई का दुख झेलने की आदत हो गई थी। मेरी छुट्टी पूरी हो गई थी, मगर मैं वापस जाने पर तैयार नहीं था। रात सव्वर साहब ने कमांडिंग अफीसर से बात करके मुझे यूनिट की तरफ से 2 माह की मजीद छुट्टी दिलवा दी थी। दोस्त अहबाब मुझे मिलने और तसल्ली देने आए थे। औरंगजेब साहब ने भी आकर ताज़ियत की थी। वापस जाते हुए मैंने कार की चाबी शुक्रिया के साथ उनके हवाले कर दी थी। एक दिन पलवैसा की माँ गुलनाज मुझसे वापस जाने की इजाज़त मांग रही थी। बेटा, मैं चाहती हूँ अपने भाई के पास गुराड़े पर चली जाऊँ। मैंने पूछा, यहाँ कोई तकलीफ है माँ जी? वो दुखी लहजे में बोली, तकलीफ तो कोई नहीं बेटा, मगर अब हम किस रिश्ते से यहाँ रहेंगे? मैं जख्मी लहजे में बोला, तो आपका क्या ख्याल है कि उस बेवफा के जाने से हमारे सारे रिश्ते टूट गए माँ जी? फिर भी बेटा। उन्होंने कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा। मैं फौरन कथा कलामी करता हुआ बोला, माँ जी, आज के बाद अगर कुछ ऐसा कहा तो सच में खफा हो जाऊंगा। और आप यकीनन नहीं जानती कि हम दोनों बहुत पहले शादी कर चुके थे। बाद वाली शादी तो बस आप अबू जान और फुप्पो जान की खातिर कर रहे थे। और पता है उसने अपने इलाके के रवाज के मुताबिक कितनी रकम का मुतालबा किया था? पलवाशा की बात जहन में आते ही मेरे होठों पर मुस्कुराहट खिलने लगी थी। पूरे 50 लाख, और वो रकम मेरे अकाउंट में जमा है। उसकी सारी रकम आपकी और अदील ही की तो है, और ये रकम आपकी ज़रूरियात के लिए काफ़ी से भी कुछ ज़्यादा है। वो अदील को आला तालीम दिलाना चाहती थी। क्या आप चाहती हैं कि मैं अदील को वापस अंगुराड़े भेजकर उसकी रूह के सामने शर्मिंदा हो जाऊं? बेटा, मेरा मतलब ये नहीं था। उनकी आंखों में नमी उभर आई थी। उनका हाथ पकड़कर मैं लबों से लगाता हुआ बोला, आप पलवैसी की माँ है और उसकी हर चीज़ से मुझे उतनी ही मोहब्बत है जितनी उससे थी। आप मेरी भी माँ हैं। कभी दिल में ऐसी वैसी बात को जगह न देना। इस घर पर आपका इतना ही हक है जितना मेरा या अब्बू जान का। यह पलवैसा का घर है। वो मुझे छोड़कर चली गई है, मैंने उसे नहीं छोड़ा। जीते रहो बेटा। उन्होंने दस्ते शफकत मेरे सर पर रख दिया। ये मुकद्दस हाथ जाने कितनी बार उन्होंने मेरी पलवैसा के सर पर रखा होगा। सुकून और इत्मीनान मेरे रगों पैर में उतर गया था। मैं ममनूनियत भरे लहजे में बोला, ये शफकत भरा हाथ कभी भी मेरे सर से ना हटाना माँ जी। फौजी की आम दिनों की छुट्टी पर लगा कर गुजरती है, मगर अब पलवैसा की जुदाई में मेरा हर दिन सदियों की मुसाफत पर मुश्तमिल हो गया था। उसके बावजूद छुट्टी के 3 माह बीत चुके थे। मैं वापस यूनिट पहुंचा। दोस्त अहबाब एक बार फिर तसल्ली देने और हौसला बढ़ाने मेरे गिर्द इकट्ठे हो गए थे। सरदार भी यूनिट वापस पहुंच गया था। एक बार वो मेरे घर पर भी आ चुका था, लेकिन नामालूम क्यों मैंने उससे बातचीत करना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। वो कई बार अपने नकरदा जुर्म की माफी मांग चुका था, मगर मैं खामोश रहकर उसकी हर कोशिश को नजरअंदाज कर देता था। उसकी टांग का प्लस्तर उतर चुका था, लेकिन अभी तक वो मुकम्मल तौर पर सेहतियाब नहीं हो सका था। यूनिट वापसी के 2-3 दिनों तक मुझे किसी ने नहीं छेड़ा था। एक रात मुझे हुक्म मिला कि अगले दिन मेरी कमांडिंग अफीसर के सामने पेशगी है। सुबह 9 बजे मैं कमांडिंग अफीसर के दफ्तर में उनके सामने खड़ा था। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा करके सबसे पहले पलवैसा की मौत की ताज़ियत की और उसके बाद बताया कि चूंकि उन्हें हाई कमांड की तरफ से सख्ती से मुझे सजा सुनाने का हुक्म मिला था, इस वजह से उन्होंने मेरा हवालदारी का रैंक तोड़कर मुझे दोबारा सिपाही बना दिया था। मुझे ना तो रैंक का शौक था और ना मैं मजीद नौकरी करना चाहता था। इसलिए मैंने मोदबाना लहजे में कहा, सर मैं डिस्चार्ज होना चाहता हूँ,
क्योंकि अब मैं खुद को मजीद पाक आर्मी की खिदमत के काबिल नहीं समझता। शायद तुम रैंक टूटने की वजह से दिल गिरफ्ता हो। उन्होंने ख्याल जाहिर किया, अगर ऐसा है तो फिक्र न करो, 1 साल के अंदर मैं तुम्हें दोबारा हवालदार बना दूंगा, लेकिन फिलहाल तुम्हारा रैंक तोड़ना जरूरी था, क्योंकि नादास्तगी में ही सही तुम आर्मी का कानून तोड़ने के मुजरिम हो। ना तो मुझे अपने जुर्म से इनकार है और ना मुझे रैंक ही का शौक है। बस अब मैं खुद को नौकरी करने के काबिल नहीं समझता, इसलिए बेहतर होगा कि मुझे बाइज्जत डिस्चार्ज कर दिया जाए। मैं नौकरी छोड़ने पर मुसर था। जाओ फिलहाल आराम करो और जितनी छुट्टी की जरूरत हो ले लो, इस बारे बाद में बात करेंगे। उन्होंने मेरी ख्वाहिश पर जरा भर दिलचस्पी का इजहार किए बगैर मुझे जाने का इशारा किया और मैं सल्यूट करके उनके दफ्तर से निकल आया। घंटे डेढ़ बाद ही उस्ताद राव तसव्वुर साहब, उस्ताद फयाज, उस्ताद बदरुद्दीन अवान, उस्ताद अशफाक तनोली और मेरे दूसरे उस्तादों ने मुझे घेरा हुआ था। तमाम ने खुलकर मेरे फैसले को रद्द किया और बजाय मिन्नत के ये हुक्म दिया कि अगर मैंने डिस्चार्ज होने की बाकायदा दरख्वास्त दी तो दरख्वास्त फौज से डिस्चार्ज होने की नहीं, उनसे ताल्लुक तोड़ने की दरख्वास्त होगी। अपने इन उस्तादों से मेरा ताल्लुक ऐसा नहीं था कि मैं उनका हुक्म टाल सकता। उन्हें मुझ पर कोई मान था तो उन्होंने मिन्नत के बजाय धौंस धमकी से काम लिया था। मैंने उनके हुक्म के आगे खामोशी से सर झुका दिया था। शाम को हवालदार मेजर ने महीना छुट्टी की राहदारी मेरे हवाले की, जो मैंने शुक्रिया के साथ वापस लुटा दी थी। घर जाकर मैं पलवैशा की यादों से मुकाबला नहीं कर सकता था, जबकि वहाँ तमाम दिन और रात का बेशतर हिस्सा दोस्त अहबाब की महत में गुजरता था। इसलिए दुश्मन जहाँ की यादों से कुछ चफाका रहता, वरना तो हर लम्हा मेरे पास ही मौजूद रहती। उसे हमेशा मुझसे बिछड़ने का खौफ सताता रहता था। मुझसे दूर जाने के ख्याल से वो अक्सर रात को उठकर मुझसे लिपट जाती और उस वक्त साथ निभाने की सारी कस्में और वादे मुझे दोहराना पड़ते। यूं गोया उसे मैंने ही छोड़कर जाना है, वो कभी ऐसा नहीं करेगी। और जब वक्त आया तो खुद ही सारे वादे और कस्मों को पांव की ठोकर में उड़ाकर इतनी दूर चली गई जहां तक मेरी सोच की रसाई भी मुमकिन नहीं थी। एक बार उसने मेरी गोद में सर रखकर एक नज्म गुनगुनाई थी। उसकी मधुर आवाज में सुनाई हुई नज्म मुझे आज भी ऐसे ही याद थी जैसे घड़ी भर पहले की बात हो। आखिर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नर्म रंगीन रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। अगर वो नकले फल्क से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो ये जान लेना वो मेरा दिल था। अगर ना आए, मगर ये मुमकिन ही किस तरह है कि तुम किसी पर निगाह डालो और उसकी दीवारें जा न टूटे, वो अपनी हस्ती न भूल जाए। गुरेज करती हवा की लहरों पर हाथ रखना, मैं जंबशों में तुम्हें मिलूंगी। तुम औस कतरे के आंसुओं में तलाश करना, मैं वुस्सतों में तुम्हें मिलूंगी। अगर औस कतरे के आंसुओं में न पाओ मुझको तो अपने कदमों में देख लेना। कहीं पे रोशन चिराग देखो तो जान लेना, हर एक पतंगे के साथ मैं भी बिखर चुकी हूँ। तुम अपने हाथों से उन पतंगों की राख दरिया में डाल देना। मैं समंदरों में सफर करूंगी, किसी न देखे हुए जजीरे पर रुक के तुमको सदाएं दूंगी। समंदरों के सफर पे निकलो तो उस जजीरे पे भी उतरना। न जाने वो कुछ जजीरे पर रुक कर मुझे सदाएं दे रही थी कि उसकी सदाएं मेरी समातों तक ही नहीं पहुंच पा रही थी। तरबीती मशकें फौज की रोजमर्रा है। ज़हन हटाने के लिए मैं भी तरबीती मशकों में हिस्सा लेने लगा था। नए स्नाइपर्स को तरबियत देकर मैं गोया उस्ताद के दर्जे पर तरक्की पा गया था। मेरे अमली तजुर्बात ऐसे थे कि उस्ताद तसव्वुर भी मुझसे मशवरा लेकर मेरी इज्जत अफजाई करते रहते। दिन भर की सख्त तरबीती मशकों के बाद रात को अच्छी खासी नींद आती। अलबत्ता कभी कभार पलवैचा मेरे ख्वाबों को रौनक बख्शने आ जाती। एक रात मेरे ख्वाब में आई तो खफा खफा सी थी। क्या हुआ चंदा? उसकी नाराजगी भरी निगाहों की ताब लाना मेरे लिए कहाँ मुमकिन था। आप मेरे सरदार भाई से खफा क्यों हैं? तुम्हें नहीं मालूम क्या? इसमें उनका कोई कसूर नहीं था। अगर उसने तुम्हें घर वापस भेज दिया होता और अकेला मेरी बेगुनाही के सबूत ढूंढने जाता तो कभी भी यह हादसा पेश ना आता। उसने मुंह बनाया। आपके ख्याल में मैंने उनकी बात फौरन मान जानी थी, है ना? और ये आपको किसने कहा कि उन्होंने मुझे वापस भेजने की कोशिश नहीं की थी? मगर छोड़ें अगर मगर को और अभी अभी उठकर उनसे खफगी दूर करें। उसके साथ ही मेरी आंख खुल गई थी। कमरे में चलने वाले पंखे और एयर कूलर अगस्त की गर्मी से लड़ने की नाकाम कोशिश में मसरूफ थे। मैंने उठकर चारों तरफ निगाह दौड़ाई। सरदार की चारपाई मुझसे 3-4 पाइयों के फासले पर पड़ी थी। करवटों का तसलसल उसके जागने को जाहिर कर रहा था। हाथ वाला पंखा तकिए के नीचे से निकालकर मैं उसकी चारपाई की तरफ बढ़ गया। दीवार से टंगी घड़ी रात के 2 बजने का ऐलान कर रही थी। उसकी चारपाई के सामने रुकते हुए मैं धीमे लहजे में बोला, अगर नींद नहीं आ रही तो बाहर चलते हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो जाग ही रहा था। फौरन उठ बैठा। पाँव में चप्पल डालते हुए इत्मीनान भरे लहजे में बोला, अच्छा मशवरा है। हम दोनों लान में लगे संगी बेंच पर बैठ गए थे। सरदार मेरे माजी के रवैये का जिक्र किए बगैर यूं गपशप करने लगा जैसे हमारे दरमियान कुछ हुआ ही ना हो। तुम्हारा भतीजा सुल्तान बहुत शरारती हो गया यार, और अब उसे नई माँ की जरूरत पहले से भी ज्यादा महसूस होने लगी है। उस दिन तुम लिजोना बहन के बारे कुछ कह रहे थे। उसने खुशी का इजहार करते हुए कहा, परसों आ रही है, मैं भी कल छुट्टी लेकर जा रहा हूँ। मैंने पूछा, शादी के बारे क्या सोचा है? वो हंसा, 10 दिनों की छुट्टी जा रहा हूँ। कोशिश यही होगी कि कोई दिन जाया ना जाए। क्यों?
एयरपोर्ट पर निकाह ख्वाह को भी साथ ले जा रहे हो? नहीं, वो घर में बैठकर हमारे आने का इंतजार करेंगे। मैंने कहा इसका मतलब मुझे भी अपनी छुट्टी का बता देना चाहिए। वो इत्मीनान से बोला, मैं बता चुका हूँ। मैंने हैरानी से पूछा, कब? आज ही हवालदार मेजर को बताया है, क्योंकि मैं जानता था कि लिजोना की आमद का सुनकर तुम जरूर मेरे साथ चलोगे। सही कहा, मैंने इस बात में सारी ला दिया था। हम घंटा डेढ़ वहीं बैठे गप्पे हाँकते रहे और फिर मच्छरों की मुसलसल यरगार से तंग आकर वो बैरक में घुस गया, जबकि मैं वहीं बैठा रहा। सरदार खान एक मुखलिस दोस्त था, उसने मेरे पिछले दिनों के रवैये को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था। बैठे बैठे अचानक मेरे दिमाग में जैनी का ख्याल उभरा। मैंने कलाई से बंधी घड़ी पर निगाह दौड़ाई। सुबह के 4 बज रहे थे, गोया उनके पास शाम के 6 या 7 बजे का वक्त होना चाहिए था, क्योंकि न्यूयॉर्क का वक्त हमसे करीबन 9 घंटे पीछे है। मैंने आंखें बंद करके अपनी यादाश्त को घंगाला। जरा सी कोशिश से उसका नंबर मुझे याद हो गया था। मोबाइल फोन निकाल कर मैं उसका नंबर डायल करने लगा। 2-3 घंटियों के बाद कॉल वसूल कर ली गई थी। मैंने उसकी हैरानी भरी हेलो के जवाब में पूछा, जेनी कैसी हो? जी। उसने मुझे पहचानने में एक लम्हा भी नहीं लगाया था। शुक्र है तुम्हें मेरी याद भी आ गई। जाने कब से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही थी। तुम्हें अपनी शादी पर बुलाना था, मगर तुम्हारी कॉल ही ना आई। मजबूरन मुझे तुम्हारे बगैर ही शादी करना पड़ी। महीना हो गया मेरी शादी को। वो पुरजोश लहजे में बोलती गई। मैंने उसके नाम को मजीद मुख्तसर करते हुए कहा, मुबारक जी। शुक्रिया जी। अच्छा कैसा है? बहुत मोहब्बत करता है, इतना ख्याल रखता है कि बता नहीं सकती। इस वक्त भी बावर्ची खाने में घुसा रात का खाना बना रहा है। मैंने कहा इसीलिए तो कहता था कि किसी हम मज़हब और हम तहजीब से शादी कर लो, मज़े करोगी। जी मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहती, और इतना तो तुम जानते हो कि मैं क्या चाहती थी, और सच कहूँ तो मेरी दिली तमन्ना अब भी वही है। अगर बावर्ची खाने में खाना बनाने वाले शोहर साहब ने तुम्हारी बेहुदा बात सुन ली तो दिजका तुम्हारे सर में दे मारेगा। उसे मैं तुम्हारे बारे सब कुछ बता चुकी हूँ। वो तुम्हारी इस आफत की परकाला की तरह नहीं है। उसने पलवाशा का जिक्र करते हुए गोया मेरे दिल के जख्म को रीदे। वैसे कैसी है और क्या? उसे मालूम है कि तुम मुझसे बात कर रहे हो। मैं उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाया था। मुझे खामोश पाकर उसने बेचैनी से पूछा, जी क्या हुआ, खैरियत तो है ना? न जाने कैसे उसे मेरी खामोशी से किसी गड़बड़ का एहसास हो गया था। चैनी वो नहीं रही, पर मुश्किल मुख्तसर सा फिक्रा मेरे हल्क से बरामद हुआ। क्या मतलब नहीं रही? वो हैरानी से चीख पड़ी। तुम्हें बताया था ना कि वो मेरी बेगुनाही के सबूतों के हसूल के लिए मुझे पहले निकली थी। बस उस कोशिश में जान से हाथ धो बैठी। और जानती हो, मरने से 2-3 दिन पहले वो तुम्हें तलाश करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे यकीन था कि तुम उसकी मदद जरूर करोगी। मैं उसकी मदद जरूर करती जी। वो बहुत प्यारी थी। सच कहूँ तो मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। वो इस काबिल थी कि उसे चाहा जाता। जैनी की आवाज में शामिल दुख मसनूई नहीं था। अच्छा छोड़ो उसके जिक्र को, कोई और बात करो। वो खलूस भरे लहजे में बोली, जी अगर कहो तो मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ या तुम्हें अमेरिका बुलवा लेती हूँ, और यकीनन मैं अब भी अपने शोहर को तलाक दे सकती हूँ। जैनी मैं जानता हूँ कि तुम मुझे दिल की गहराइयों से चाहती हो, और इसमें भी कोई शक नहीं कि मुझे भी तुम इतनी ही प्यारी हो। लेकिन अपने ताल्लुक के बारे में तुम्हें पहले भी तफसील से बता चुका हूँ। तुम हमेशा मेरी बहुत अच्छी दोस्त रहोगी, ऐसी दोस्त जिसे मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था और हमेशा करता रहूंगा। उसने अजीब से लहजे में पूछा, जी तुम इसके लिए बहुत ज्यादा रोते हो ना? मैं फीकी मुस्कुराहट से बोला, नहीं बस कभी कभी। अच्छा याद आया, तुमने बेचारे निक स्टीवर्ट के साथ अच्छा नहीं किया था। उसने एकदम मौजू तब्दील कर दिया। तुम तक ये बात पहुंच गई थी। जब उसे गोली लगने की बात मुझ तक पहुंची, मैं समझ गई थी कि ये जी का काम है। बाद में लोरा ब्राउन से भी मुलाकात हुई थी और उसने तस्दीक कर दी थी कि निक स्टीवर्ट एसएस की गोली का निशाना बना है। वो तुमसे बहुत मुतासर नजर आ रही थी। जब उसे मेरे और तुम्हारे ताल्लुक के बारे मालूम हुआ तो काफी देर तुम्हारे बारे गपशप करती रही। ये कहते हुए उसने हंसते हुए पूछा, वैसे उसे किस खुशी में जिंदा छोड़ दिया था? मैंने अजमालन उसे जिंदा छोड़ने की वजह बयान कर दी। बहरहाल वो किसी और खुशफहमी में थी। मैंने शरारती लहजे में पूछा, वैसे दिखने में कैसी है? वो फौरन बोली, मुझसे खूबसूरत है। मैं एतमाद से बोला, ये तो सरासर झूठ है। उसने अजीब से लहजे में पूछा, क्यों? मुझसे कोई लड़की खूबसूरत नहीं हो सकती? हाँ, क्या पलवैशा भी नहीं? उसका जिक्र करना जरूरी था। मैंने नाराज लहजे में उसे झिड़का। वो फौरन बोली, माफी चाहती हूँ, और लोरा ब्राउन का फोन नंबर मेरे पास मौजूद है अगर बात आगे बढ़ाना हो। यकीनन मजाया अंदाज अपना कर वो पलवैशा के दिल फकार तस्करे का कुफारा करना चाह रही थी। मैं इत्मीनान से बोला, तुम्हारा फोन नंबर मेरे पास मौजूद है, और मेरा ख्याल है इसके अलावा मुझे किसी के फोन नंबर की जरूरत नहीं। आई लव यू जी। मी टू। और अब नमाज का वक्त हो गया है। मेरा यह नंबर महफूज कर लेना, इस पर जब चाहो कॉल कर सकती हो। ठीक है जी, गुड बाय। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, और हो सके तो तुम भी शादी कर लेना। यकीनन तुम्हें संभलने के लिए एक औरत की जरूरत है। इतने कीमती मशवरे पर शुक्रगुजार हूँ। तंजिया लहजे में कहते हुए मैंने राब्ता मुनक़ता कर दिया। अजान काफी देर की हो चुकी थी। मैं उठकर मस्जिद की तरफ बढ़ गया। लिजोना के सर से लिपटे हुए दुपट्टे ने मुझे हैरान कर दिया था। सरदार की तरफ से पाकिस्तान आने की दावत मिलते ही उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। उन दोनों का मिलाप देखकर जाने क्यों मेरा दिल गम से भर गया था। सरदार खान को तो चिनारे बेगम का मुतबादिल मिल गया था, क्या मुझे भी पलवैशा जैसा कोई मिल पाता? ये सोच आते ही मेरे दिमाग में नीली आंखों वाली गुलगारे का खूबसूरत चेहरा लहराया।
सर झटकते हुए मैंने उस वाहियात सोच को दिमाग से निकाल दिया था कि परवैशा की जगह कोई लड़की नहीं ले सकती थी, और फिर गुलगारा यकीनन कब की किसी की दुल्हन बन चुकी होगी। उसने अपने आखिरी खत में वाज़े तौर पर बता दिया था कि वो महीने के अंदर अंदर शादी कर लेगी, क्योंकि वो परवैशा को छोटी बहन समझती थी और छोटी बहन का घर उजाड़ना उसे किसी तौर भी गवारा नहीं था। लिजोना के सर पर हाथ रखकर मैंने उसे खुश आमदीद कहा। एयरपोर्ट से हम टैक्सी कराकर मर्दान रवाना हो गए। वो रात मैं और सरदार बैठक में रहे थे, जबकि लिजोना उसकी बड़ी बहन के साथ घर में थी। अगले दिन दोनों का निकाह बढ़ा दिया गया। दोपहर को मुझे दुल्हन से मिलने का मौका मिला था। सरदार की बहन ने उसे रवायती दुल्हन की तरह सजाया था। लिजोना का मासूम चेहरा खुशी से खिल रहा था। मैंने उसके सर पर हाथ रखकर एक कीमती हार का तोहफा उसे दिया। वो पूछने लगी, एक बात कहूँ ज़ीशान भाई? कहो। आप परेशान हैं या मुझे ही ऐसा लग रहा है? मैं वाकई परेशान हूँ मेरी बहन। मैं दुखी लहजे में बोला, थोड़े दिन पहले ही मेरी बीवी का हादसे में इंतकाल हो गया है। परवैशा को मरे हुए 7-8 माह हो गए थे, लेकिन ये कल ही की बात लगती थी। बहुत अफसोस हुआ भाई, वो भी दुखी लहजे में बोली। छोड़ो इस दिल दुखाने वाले मौजू को। मैं हल्के फुल्के अंदाज में बोला, अगर सरदार कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो परेशान न होना। तुम्हारा भाई यहाँ मौजूद है, फौरन ही मुझे कॉल करना। जानती हूँ भाई, और मुझे अपने भाई पर फख्र है। अलबत्ता सरदार पर मुझे भरोसा है, तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आई हूँ, वरना इतना बड़ा कदम कोई यूं ही तो नहीं उठा लेता। वो सच कह रही थी। सरदार एक मुखलस और अच्छा इंसान था। उसके साथ वो लिजोना को दिल से चाहता था। यकीन उनकी शादीशुदा जिंदगी नहायत कामयाब होती। वैसे मरियम बहुत प्यारा नाम है, वो तुम्हारे साथ बहुत जचता है। मैंने उसके इस्लामी नाम को दोहराया। वो खुश होते हुए बोली, ये नाम मुझे कलमा पढ़वाने वाले मौलवी साहब ने दिया है। अब चलता हूँ। अल्लाह पाक आपके रिश्ते को खुशियों भरे तवालत दे। बाकी गपशप बाद में होती रहेगी। उसने अस्बात में सर हिला दिया। मैं सरदार से इजाज़त लेकर वहाँ से निकल आया। गो सरदार ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मेरी मौजूदगी में वो अपनी नई नवेली दुल्हन को पूरा वक्त न दे पाता। वहाँ मजीद ठहर कर मैं रंग में भंग नहीं डालना चाहता था। वहाँ से मैंने सवाबी का रुख किया था। रात का खाना मैं उस्ताद उमर दराज के साथ खा रहा था। बाकी की रात मैं उन्हें परवैशा की कहानी सुनाता रहा। उनके सामने रोते हुए मुझे कोई झिझक महसूस नहीं हुई थी। बेटा, तुम पहले आदमी तो नहीं हो जिससे महबूब छिन गया हो। दुनिया भरी पड़ी है ऐसों से। अलबत्ता अक्लमंदी का तकाजा यही है कि माजी में झांकने की बजाय मुस्तकबिल पर नजर रखो, और बेहतर यही होगा कि शादी कर लो। और अगर औरत तुम्हें परवैशा के दुख से निजात ना भी दे पाई तो उससे होने वाले बच्चे यकीनन ये काम कर लेंगे। और उसकी जिंदा मिसाल खुद मैं हूँ। एक मोजी मर्ज ने मुझसे भी जीने का सहारा छीन लिया था, मगर फिर अम्मी जान की कोशिश से विश्मा मेरे जिंदगी में आई, मुझे 2 खूबसूरत बच्चियों का तोहफा दिया, और सुमेरा के बिछड़ने का दर्दनाक गम न होने के बराबर रह गया। मैं साहब गोई से बोला, फिलहाल तो हिम्मत नहीं है उस्ताद जी, अलबत्ता कुछ अरसा बाद कोशिश करूंगा कि आपके हुक्म पर अमल कर पाऊं। वह हंस कर खामोश हो गए थे। रात काफी बीत चुकी थी। उन्होंने मुझे सोने का मशवरा दिया और चुप साध ली। परवैशा के मुतबादिल कोई लड़की हो भी नहीं सकती थी। अलबत्ता गुलगारे एक ऐसी लड़की थी जिसे शादी करने का सोचा जा सकता था, मगर वो बहुत पहले अपनी शादी का बता चुकी थी। जेनिफर भी एक बेहतरीन इंतखाब था, लेकिन वो भी किसी और की बन चुकी थी, और जिससे उसने शादी की थी वो उससे बहुत मोहब्बत करता था। यूं किसी से उसकी मोहब्बत छीनना यकीनन खुदगर्जी और बेहिसी की इंतहा होती, बल्कि ये एक इत्तेफाक ही था कि गुलगारे ने भी अपने होने वाले शोहर के बारे यही बताया था कि वो उससे बहुत मोहब्बत करता है। इन दोनों के अलावा भी एक लड़की मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, कश्मीरी चरवाहन रुमाना, जो मेरी जिंदगी में आने वाली तमाम लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत थी। गोपाल वैशा मुझे बहुत अजीज थी और बहुत ज्यादा प्यारी भी थी, लेकिन यह हकीकत झुटलाए जाने के काबिल नहीं थी कि रुमाना परवैशा से भी ज्यादा पुरकशिश और खूबसूरत थी, और वो मेरी जिंदगी में परवैशा से पहले आई थी। ये और बात कि जब वो मुझे मिली तो उससे चंद माह पहले ही वो किसी और की बन चुकी थी। ये उल्टी सीधी सोचें नींद आने तक मेरे दिमाग में चकराती रही। अगले 2 दिन मैंने उस्ताद उमर दराज के पास ही गुजारे थे। वहां से मैं घर आ गया और बकिया छुट्टियां दिल के साथ गुजारी। उसे भी अपनी बाजी की मौत का इल्म हो गया था। उसके नैन नक्श परवैशा से बहुत ज्यादा मिलते थे, इसलिए वो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब था। मैं उसकी तालीम और तरबियत में किसी किस्म की कमी नहीं देखना चाहता था। अबू जान को भी वो बहुत ज्यादा अजीज था। एक दिन फुप्पो जान रात के वक्त मेरे कमरे में आई। वो बहुत संजीदा लग रही थी। चंद मिनट दाएं बाएं की गुफ्तगू के बाद वो मतलब की बात पर आ गई। बेटा, एक जरूरी बात करना थी। जी, मुझे भी कोई ऐसा ही शक हो रहा है फुप्पो जान, बहरहाल हुक्म करें। मैं ज़हनी तौर पर किसी अनजान लड़की के रिश्ते को ठुकराने के लिए तैयार हो गया था। देखो बेटा, बुरा ना मनाना, मगर सच तो ये है कि मोहल्ले में दबी दबी जुबान में गुलनाज बहन की यहाँ मौजूदगी पर बातें हो रही हैं। क्या मतलब? मैं हैरान रह गया था। बेटा, तुम जानते तो हो कि हमारे मुआशरे की क्या ज़हनियत है। गुलनार बहन छोटी लड़की नहीं है, ना भाईजान पर जवानी टूट पड़ी है, लेकिन बातें करने वालों की जुबान कौन पकड़ सकता है। मेरा दिमाग भग से उड़ गया था। कोई इतनी घटिया बात सोच भी कैसे सकता था? लेकिन फुप्पो जान भी तो झूठ नहीं कह सकती थी। फुप्पो जान कोई कितनी ही बकवास क्यों न कर ले, मैं परवैशा की माँ को कहीं जाने की इजाजत नहीं दे सकता, बल्कि मैं उन्हें अपनी सगी माँ ही की तरह समझता हूँ।
फूफो जान झिझकते हुए बोली, जब सगी माँ जैसा समझते हो तो फिर सच में माँ क्यों बना नहीं लेते। मगर फूफो जान, मैं हकला कर खामोश हो गया। बेटा मैं मौलवी साहब से पूछ चुकी हूँ, कोई शरई का बात नहीं है। गुलनाज बहन को भी मैं राजी कर चुकी हूँ, सिर्फ आपकी मर्जी बाकी है। और अब्बू जान, उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें कोई एतराज है। मैं हंसा, मतलब तमाम काम मुकम्मल है, सिर्फ मेरा इंतजार था। बेटा इस तरह गुलनाज बहन के दिल में यहाँ रहने के बारे जो झिझक है वो भी खत्म हो जाएगी। मुतरजीन को भी अपनी बकवास का खातिर ख्वाह जवाब मिल जाएगा। फूफो जान, आपने नहायत खुशी की खबर सुनाई है। कल मोहल्ले के चंद बुजुर्गों की मौजूदगी में यह बबरकत काम कर लेते हैं। फूफो जान मेरा माथा चूम कर रुखसत हो गई। सुबह नमाज के लिए जाते हुए मैंने अब्बू जान को शरारती लहजे में कहा, वैसे आपने उन्हें मेरा माँ जी कहने का बहुत उल्ट मतलब लिया है। बहरहाल कोई बात नहीं, वो बाप थे, कहाँ हार मानने वाले थे। तुर्की बतुर्की बोले तो क्या करूं, घर में एक दुल्हन की मौजूदगी तो जरूरी है ना। तुमसे तो कुछ हो नहीं सकता, अब मैं भी ना मर्द बन जाऊं। मैं कहका लगाकर हंस पड़ा। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया अब्बू जान, अम्मी जान की कमी बहुत सख्ती से महसूस हो रही थी। वो तंसिया लहजे में बोले, सही कहा, लेकिन इससे ज्यादा कमी बहू की महसूस हो रही है। मस्जिद में दुनिया की बातें करना सख्त गुनाह है। मैंने मस्जिद में दाखिल होने का बहाना करते हुए उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया था। जब निकाह की सुन्नत मस्जिद में अदा हो सकती है तो शादी की बात में कोई मुजाहिका नजर नहीं आता। इस मर्तबा उनकी बात का जवाब दिए बगैर मैंने सुनतों की नीयत बांध ली कि जान छुड़ाने का इससे आसान तरीका नजर नहीं आ रहा था।